हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। मैं सत्य प्रकाश उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला चल रही है वो हमारी लगातार चल रही है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की जो साइंस है उसका 4th चैप्टर जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए और आपके दोस्तों को शेयर भी करिए। देखिए, आपको ये 3 काम तो करने ही होंगे। अगर आप वीडियो देखने के बाद में डिसाइड करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये जो 3 काम आपको करने हैं, इन तीनों काम बिल्कुल मुफ्त हैं, इनका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो को अच्छा महसूस करते हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो के जो अपडेट हैं आप लोगों के पास में आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, आपको ये छोटा सा कार्य करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। देखिए, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करनी है। जैसा कि आप सारणी में देख पा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में तो रहेगा गुण, सेकंड में रहेगा इलेक्ट्रॉन, थर्ड में है प्रोटॉन और फोर्थ में है न्यूट्रॉन। स्टार्टिंग में इनका सीरियल नंबर यानी क्रमांक दिया हुआ है। तो इनके गुणों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पहला गुण है प्रतीक, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो प्रतीक है वो क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का आप यहाँ देख पा रहे होंगे E-, यानी E लिख के E के सिर पे थोड़ा आगे की तरफ माइनस का निशान लगाते हैं, ये इसका प्रतीक होता है इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन के प्रतीक की बात करें तो P+ और न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है n। दूसरा गुण देखते हैं आपेक्षिक द्रव्यमान, रिलेटिव मास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का 1/2000वां भाग इसका इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान होता है, जिसको हम नगण्य मानते हैं। प्रोटॉन के आपेक्षिक द्रव्यमान की बात करें तो 1 U होता है। देखिए, यहाँ पर ये U जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु के बराबर, यानी हाइड्रोजन के 1 परमाणु का जो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी उतना ही होता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का भी 1 U ही है, हाइड्रोजन के 1 परमाणु के बराबर। इस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है लगभग बराबर है। बाकी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कैसा माना गया है, नगण्य माना गया है। चलिए बात करते हैं इसके तीसरे गुण की। देखिए, अगला गुण है आपेक्षिक आवेश, यानी इन पर जो रिलेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे तो होता है -1। हमने साइन क्या लिखा था, इसका प्रतीक क्या लिखा था, E-, तो ऊपर माइनस है तो -1 हो गया। यहाँ पे P+ था तो यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ पे n के ऊपर कुछ नहीं था, n था तो 0 हो गया। इस प्रकार देखिए, यहाँ जो प्रतीक दिए हुए हैं, तो आपेक्षिक आवेश जो दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। इसके बाद में देखिए चौथा कैरेक्टर लोकेशन, परमाणु की स्थिति। तो परमाणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के बाहर रहते हैं। प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं
और न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहते हैं। यानी इससे हमें यह भी पता चल गया कि जो नाभिक होता है परमाणु का, उस नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और नाभिक के बाहर की तरफ कक्षाएं रहती है वृत्ताकार पथ में। तो इन वृत्ताकार पथ वाली कक्षाओं में कौन रहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ हमारा एक स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया कि परमाणु की संरचना का जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो व्यवस्था है परमाणु की संरचना में, वो कैसी होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चलिए देखते हैं अगला कैरेक्टर। 5वां कैरेक्टर आप लोगों के सामने है, निरपेक्ष आवेश। एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है और न्यूट्रॉन का कितना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश। इस बात को ध्यान रखिए, ऋण आवेश यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश। यहाँ पर क्या है? ऋण आवेश। यहाँ पर क्या है? धन आवेश। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर निरपेक्ष आवेश नहीं होता है, इसलिए कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पर जो है और प्रोटॉन पर जो है निरपेक्ष आवेश, उसका मान तो बराबर है, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन में धन आवेश होता है। तो जो भी मान हम बोलेंगे उसके आगे इसकी जो आवेश की इकाई होती है कूलाम, वो लगाने के बाद में इलेक्ट्रॉन के लिए ऋणावेश शब्द का यूज करेंगे और प्रोटॉन के लिए धन आवेश का यूज करेंगे। देखिए अगला कैरेक्टर इसका आता है निरपेक्ष द्रव्यमान। एब्सोल्यूट मास जो होता है वो कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का तो होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। यानी निरपेक्ष द्रव्यमान जो होता है, निरपेक्ष द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का इन दोनों से डिफरेंस होता है। अब देखिए आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का इनसे कम होता है या ज़्यादा होता है? तो देखिए यहाँ -28 है, यहाँ -24 है। अगर संख्या को देख के आप तुलना करोगे तो आपको ये ज़्यादा लग रहा है और ये कम लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा नेगेटिव में, माइनस में जो मान होता है, जो कम होता है वो तो ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा दिखाई देता है वो कम होता है। समझिए इसको, नेगेटिव में, माइनस में जो मान कम दिखाई देता है वो तो ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा दिखाई देता है वो कम होता है। तो आप लोग बताइए इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम है या ज़्यादा है? तो मैं कह सकता हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान है उससे कम होगा इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। इस प्रकार ये आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना जो हमने की है वो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि जे थॉमसन ने जो परमाणु के लिए प्रतिरूप दिया था, मॉडल दिया था, उसकी सीमाएं कौन कौन सी है, उन सीमाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए जे थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हुई, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जे थॉमसन ने जो परमाणु प्रतिरूप दिया था उससे परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो की गई, लेकिन जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने जो प्रयोग किए उनके परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाना
असंभव था, समझाया नहीं जा सका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ज्यादातर अल्फा कण सीधे क्यों निकल गए, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से क्यों विक्षेपित हुए और बहुत कम कण वापस क्यों आ गए, इन प्रश्नों की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। यानी जे थॉमसन का जो परमाणु प्रतिरूप था उसने ये तो कह दिया कि जो परमाणु है उसकी प्रकृति कैसी है, उदासीन है, इसकी तो व्याख्या कर दिया, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने कोई मॉडल दिए तो उन मॉडलों को ये नहीं समझा सका। एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उसमें देखा था हमने कि ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए थे। वो क्यों निकल गए, इसका कारण इन्होंने नहीं बताया। अल्फा कण बहुत छोटे कण कोण से क्यों विक्षेपित हुए, इसको भी ये सिद्ध नहीं कर पाए, और बहुत कम कण वापस क्यों गए। ये जो 2-3 प्रश्न, ये पहला प्रश्न यहाँ से है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है और तीसरा प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। इन तीनों प्रश्नों का आंसर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं दे सका। ये इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी सीमाएं कौन कौन सी है। तो देखते हैं, इसका आंसर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, जिससे इसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और इसकी गति भी कम होती जाएगी। अंततः स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होते हैं। परमाणु की संरचना का जो चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग में ही 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उन स्टेटमेंटों में कहा गया है कि हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में विभाजित होता जाता है और अंत में हमें ऐसा अविभाज्य कण प्राप्त होता है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। और ये जो छोटे छोटे अविभाज्य कण होते हैं इन्हीं को क्या नाम दिया गया, परमाणु नाम दिया गया। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी। यहाँ पर आपने देखा कि यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा, जैसा कि आप लोग डायग्राम में नीचे देख पा रहे हैं कि यदि कोई आवेशित कण गोलाकार पथ में त्वरित होगा, यहाँ देखिए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है और ये बीच में धनावेशित नाभिक है, बीच में तो नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अब ये कहता है कि वृत्ताकार पथ में लगातार इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब घूमेगा तो यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे ऊर्जा की क्या होगी, उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन होने से इसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। अब कमी आएगी तो ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि ये घूमता हुआ धीरे धीरे इसकी जो नाभिक से दूरी है वो कम होती जा रही है और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आता जा रहा है और अंत में ये नाभिक में गिर जाता है। इसमें ऐसा कहा गया है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए अंततः स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा और अगर ऐसा होगा तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। तो ये इसकी सीमा या कमी हम कह सकते हैं। अतः यहाँ जो लास्ट में जो स्टेटमेंट है इसको आपको स्टार लगा के और करना है कि अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा। यहाँ आपको स्टार लगा के इसको नोट करना है। तो मेरे हिसाब से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो सीमाएं हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। अब भाई व्याख्या क्या करनी इसमें जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया, यानी नील्स बोर जो थे उन्होंने क्या कहा परमाणु के बारे में, वो हमको यहाँ लिखना है। तो देखिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में
निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। ये अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पहली अवधारणा देखिए, पहली अवधारणा है कि परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित नाभिक होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। यानी परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ मैंने आप लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रतीक भी बता दिया कि प्रोटॉन को P से व्यक्त करेंगे, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से व्यक्त करेंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं और उनको अपन इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तीसरा बिंदु देखिए, इसका तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ऐसा कहा है नील्स बोर ने कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, इसमें क्या कहा गया है कि स्थायी कक्ष, देखो यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। यानी रदरफोर्ड ने तो दिया ये स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में घूमेगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जिससे उसकी एनर्जी में कमी आएगी। और बोर ने ये कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी इनकी ऊर्जा में कोई क्षति नहीं होती है। यानी नील्स बोर ने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा, यानी एनर्जी कम नहीं होगी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इन कक्षाओं या कोषों, देखिए कक्षा को कोष भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, और इनको K, L, M और N या संख्याओं के द्वारा भी हम इनको दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इनके द्वारा दिखाया जाता है। भाई आप लोगों से पूछा जाए कि जब नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं बनी रहती है इलेक्ट्रॉनों के लिए तो उनको कैसे पहचानेंगे, तो या तो अपन पहली कक्षा 1, 2, 3, 4 ऐसे पहचान सकते हैं या K, L, M, N ऐसे पहचान सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डायग्राम। इस डायग्राम में आप लोगों को बताया गया है कि कोई परमाणु है, किसी परमाणु के कुछ ऊर्जा स्तर हैं, उनको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें बीच में ये जो ब्लैक बिंदु है बीच में, इसको हम कहते हैं नाभिक। नाभिक के बाद में ये आ गई पहली कक्षा, फिर ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। अब यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, भाई अभी मैंने कहा कक्ष, कक्षा, ऊर्जा स्तर, कोष, तो पहली कक्षा के, ये L, M और N। अब इनको अगर अपन देखें तो देखिए ये N1, N2, N बराबर 3, N बराबर 4, यानी N क्या है यहाँ पर, कक्षा। तो ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा, तो 4 कक्षाएं ये हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अगर अपन इनके कक्षाओं में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को पता होगा शायद, 2n²। ये फॉर्मूला लगाकर हम किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4 कक्षाएं दी हुई है, 4 कक्षा में से एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल के मैं बता देता हूँ, बाकी की आप निकाल के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब जैसे जैसे मान लीजिए मैं तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ n का मान क्या रखूंगा, मैं 3 रखूंगा। देखिए n बराबर 3, तो n बराबर 3 है, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। फॉर्मूले के अनुसार मैं लिखूंगा 2 गुणा 3 का वर्ग। अब देखिए 3 का वर्ग अपने पास आ गया 9, 9 को 2 से गुणा करूंगा तो 18 में लिख दूंगा। यानी तीसरी कक्षा जो है M कक्षा, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए 5वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपके इस चैप्टर में जो भी मॉडल आए हैं वो सब कवर हो जाएंगे। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। यानी इस प्रश्न में आप लोग वो आंसर पढ़ने वाले हो जिसमें से 99% एक मॉडल आप लोगों को एग्जाम में मिलने वाला है, पूरी पूरी संभावना है। तो इस चैप्टर में परमाणु के 3 मॉडल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ टॉमस नहीं है, टॉमसन है, तो टॉमसन का परमाणु मॉडल ये तो हो गया पहला मॉडल। दूसरा मॉडल दिया गया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा मॉडल जो दिया है परमाणु के बारे में वो है नील्स बोर का, जिसको बोर का परमाणु मॉडल हम कहते हैं। अब देखते हैं इसके जो स्टेटमेंट है, तीनों की तुलना करने के लिए वो बोल रहा है। तो देखिए टॉमसन का जो परमाणु प्रतिरूप है, परमाणु मॉडल है, उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। टॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है कि परमाणु कैसा गोला है, धन आवेशित गोला है, इसका बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। इसी कैरेक्टर की रदरफोर्ड की तुलना करें अपन रदरफोर्ड के मॉडल की, तो देखिए रदरफोर्ड ने कहा है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु का लगभग एक संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। रदरफोर्ड ने कहा है कि मान लीजिए कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, अब इसमें बाहर कक्षाएं हैं, कक्षाओं में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये परमाणु कितना भी बड़ा हो, इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ निहित रहेगा, यहाँ इस नाभिक में निहित रहेगा। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा है। अब देखते हैं बोर को, कि बोर का परमाणु मॉडल जो दिया है हमें, तीसरा परमाणु मॉडल, तो बोर ने क्या कहा है। बोर ने कहा है कि परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यानी ये कैसा होता है, उदासीन होता है। तो बोर ने क्या कहा है कि परमाणु जो होता है ना, 3 कणों से मिलकर बनता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक होता है प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो इसके बारे में तो हम इस चैप्टर के जो पहला प्रश्न आप लोगों को मैंने करवाया है उसमें ही बात कर चुके, तो वहां पे भी आप समझ चुके होंगे। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट इन तीनों ने क्या दिया, पहला टॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा बोर का परमाणु मॉडल। तो टॉमसन ने क्या कहा इसके बारे में, टॉमसन ने कहा है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। दूसरा देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तुल मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुल मार्ग मतलब वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, ये कहा है रदरफोर्ड ने। नील्स बोर की बात करें तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। विविक्त कक्षा यानी मान लीजिए कि ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है, तो जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की ये क्या हो जाएगी, विविक्त कक्षा हो जाएगी। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे। टॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, यानी जो परमाणु होता है वो क्या होता है, धनात्मक गोला होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें नेगेटिव चार्ज के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसके लिए इन्होंने एक तरबूज का भी उदाहरण दिया है और इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। जैसे तरबूज में खाने वाला भाग जो गुदा है उसको धनात्मक गोला माना गया है और जो काले बीज हैं उनको इलेक्ट्रॉन माना गया है। तो इस हिसाब से इसको आसानी से समझाया गया है। देखिए आगे और देखते हैं कैरेक्टर इनके, पहले इन दोनों के कैरेक्टर देख लेते हैं। ये 2 कैरेक्टर और बचे हैं। देखिए इसका तीसरा कैरेक्टर हमने नहीं देखा है, इसमें तीसरा कैरेक्टर नहीं है, इसमें डायरेक्ट कमियां आ गई। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है उसका तीसरा कैरेक्टर देखिए कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक का आकार जो होता है परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है। और अल्फा कण प्रकीर्णन के नाम से रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब सोने की पन्नी पर उन्होंने ऐसे अल्फा कणों की बौछार की थी तो उनमें से अधिकतर जो अल्फा कण थे वो क्या करे,
अपने पथ से थोड़ा सा विचलित होकर उसको पार करके पन्नी को और दूसरी तरफ चले गए। लगभग 12,000 में से एक जो कण था वो क्या है, टकराकर वापस उसी मार्ग पर आ गया। यानी वो किससे टकराया था, नाभिक से टकराया था। तो इस जो जिस भाग से वो टकरा के वापस आया उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, नाभिक नाम दे दिया। तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। इससे ये सिद्ध हुआ। अब कैसे सिद्ध हुआ था कि बहुत सारे अल्फा कण गुजारे थे हमने, उसमें से तो एक ही आ गया। यानी 12,000 में से, लगभग 12,000 में से एक ही कण वापस आया था। तो हम कह सकते हैं कि जब 12,000 में से मात्र एक, तो बहुत छोटा भाग हो गया। अब देखते हैं नील्स बोर का की। नील्स बोर का जो थर्ड स्टेटमेंट था वो है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का क्या, विकिरण नहीं होता है। ये नील्स बोर ने कहा था। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा था कि जब चक्कर लगाते हैं तो विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण करते हैं, एनर्जी की कमी होती है और वो नाभिक में गिर जाते हैं। इसीलिए ये गलत साबित हो गया था। इसका नील्स बोर का एक स्टेटमेंट और है, देखिए इस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी आप लोगों को लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया है। ये कक्षाएं जो कोष हैं KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जा सकती है। और यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बीच में नाभिक हो गया, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3, चौथी कक्षा के लिए n बराबर 4। अब ये जो स्टेटमेंट है ये अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया है, तो आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। अब देखते हैं इन तीनों की कमियां। भाई इनकी कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। भाई जैसे 3 मॉडल दिए, सबसे पहले टॉमसन ने दिया। अब टॉमसन ने जो दिया उसमें क्या कमी थी, अगर कमी थी इसी वजह से तो फिर ये 2 मॉडल आए। तो पहले इसकी कमी देखेंगे, फिर इसकी कमी देखेंगे, और फिर बोर के परमाणु मॉडल के बाद में मॉडल नहीं आए तो इसका कुछ ना कुछ तो लाभ है। तो इन दोनों में तो क्या देखेंगे, कमियां देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, लाभ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों की बात करते हैं। देखिए टॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल से समझाया नहीं जा सका। जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणामों की व्याख्या करने में ये टॉमसन का परमाणु प्रतिरूप असफल रहा। बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की। इसकी कमियां क्या है कि रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि गोलाकार पथ में चक्कर लगाता कोई आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा तो उसकी गति धीरे धीरे कम होगी और अंततः नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, परमाणु स्थायी होता है। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए ये भी गलत साबित हो गया। अब बात करते हैं अपन नील्स बोर का जो मॉडल है इसके लाभ की, कि इसके बाद में कोई मॉडल क्यों नहीं आया, इसके क्या लाभ थे। देखिए लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है इसके, कि बोर मॉडल से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या स्पष्ट हुई, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन्होंने सही सही बात कही थी। इन्होंने देखो, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो डायग्राम है इसमें कक्षाएं हैं और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन को घुमाया जाए तो इन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए ये चौथी कक्षा है, इस चौथी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो ऊर्जा की कोई कमी नहीं करता, उसमें ऊर्जा की कोई ह्रास ही नहीं होता है। विविक्त किरणें जो होती है, विकिरणें जो होती है उनको उत्सर्जित नहीं करेगा तो एनर्जी भी खर्च नहीं होगी, और इनका ये लाभ हुआ, इन्होंने ये कह दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है आपका तीनों परमाणु प्रतिरूपों की तुलना वाला कंप्लीट होता है। एक बार अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको बड़ा करके, और धीरे धीरे देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जैसे ही मैं इसको ऊपर करता हूँ यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। छठा प्रश्न है कि पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। यह पूछ रहा है कि स्टार्टिंग के आवर्त सारणी के जो 18 तत्व हैं उन 18 तत्वों में
जो विभिन्न कक्षाएं हैं, कक्ष जो हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं, किस नियम के आधार पर करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा। बोर-बरी का नियम आपको मैंने बताया होगा। बोर-बरी के नियम के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं, किसमें? कक्षा में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप लोगों के सामने ये रहा। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए ये देखो बोर-बरी ने निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए थे। कौन कौन से नियम प्रस्तुत किए थे? जिसमें पहला देखिए कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या बोल दो या ऊर्जा स्तर बोल दो। मैंने अभी पिछले वाले किसी प्रश्न में आया था, वहां पर मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा में बताया था कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। कोई भी कक्षा हो, और n क्या है यहाँ पर? n क्या हो जाएगी? कक्षा लिख दो या ऊर्जा स्तर लिख दो। ये क्या होती है? n का मान होता है, यानी n क्या होती है? कक्षा होती है। तो बोर-बरी ने क्या कहा है कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो 2n² फॉर्मूला यूज करते हैं। n क्या होती है? कक्षा की संख्या बोल दो या ऊर्जा स्तर बोल दो। पहले नियम देख लेते हैं, फिर सारणी में आप लोगों को समझा दूंगा। दूसरा नियम इन्होंने बताया कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यह भी बोर-बरी के नियम में बताया गया है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी जो कक्षा है वो पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। देखिए, किसी भी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली कक्ष जो है वो पूर्ण रूप से नहीं भर जाते। और कक्ष पूर्ण रूप से भरेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कक्षाएं भी कैसी भरेगी? क्रमानुसार भरेगी। अब कक्षों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कक्षाओं को तो आपको पता है, ऊर्जा स्तरों का तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं? K, L, M और N। इसके आगे या फिर 1 2 3 4 इससे भी हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कक्ष क्या होते हैं? कक्षों के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कक्ष होते हैं S, P, D और F। ये 4 कक्ष होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आप लोगों को बताऊं तो देखो, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इन कक्षों में। S कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन कक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो कक्षाओं का जस्ट सारणी जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, यहां से देखो ये थोड़ी थोड़ी, इसको मैं भी आपको समझाने वाला हूं। स्टेटमेंट तीनों आप समझ चुके हो। अभी कक्षाओं के बारे में आप लोगों को इस सारणी में से मैं समझा देता हूं। देखिए, सारणी को ध्यान से देखिएगा। कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर, इसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? n से व्यक्त कर रहे हैं। यहां कोष दिया हुआ है, यानी कक्षाएं कौन कौन सी है, किस नाम से इनको व्यक्त कर रहे हैं? K, L, M और N। और इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? 2n² से हम निकालेंगे। अब देखिए, जैसे जब n बराबर 1 होगा तो पिछले वाले क्वेश्चनों में मैंने बताया है आपको कि n बराबर 1 किसके लिए होता है? K के लिए। n बराबर 2 किसके लिए होगा? L कक्षा के लिए। n बराबर 3 किसके लिए होगा? M के लिए। और n बराबर 4 होगा N के लिए। अब इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, वो हम ज्ञात करके देखते हैं। चलिए देखते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ सबकी लिखी हुई है। आपको अगर मैं एक बता दूं तो बाकी की आप खुद कर सकते हो। कोशिश करोगे तो कर सकते हैं। फॉर्मूला ही तो लगाना है 2n²। अब जैसे 2n² फॉर्मूला यहाँ लगाया अपन ने, n का मान क्या है बताओ? पहले K कक्षा में 1 है तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, यहाँ गुणा का निशान नहीं लगा हुआ है, मैं लगा देता हूँ। 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना आया? 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, यानी पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 आ गए। दूसरी का ज्ञात करना है तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4, ये 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। तीसरी कक्षा की बात करें तो 2n² फॉर्मूले से n की जगह 3 का मान रखा और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का 18, ये 18 आ गए।
तीसरी चौथी कक्षा की बात करें तो 2n², n बराबर 4, तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, ये 32 आ गए। ऐसे आगे और भी कक्षाओं के अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5वीं कक्षा का पूछ लिया कि 5वीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, तो देखिए n², n का मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, यानी 5वीं कक्षा के लिए हमारे पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 50। ऐसे किसी भी कक्षा का आप निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। अगला प्रश्न 7वां आप लोगों के सामने दिया हुआ है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। यानी आप लोगों को संयोजकता की परिभाषा समझानी है, उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेना है। सिलिकॉन का प्रतीक मैं आप लोगों को बता देता हूं, SI होता है, और ऑक्सीजन का O होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके आंसर की। देखिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। प्रत्येक तत्व का जो परमाणु है उसकी क्या होती है? एक संयोजन शक्ति होती है, निश्चित होती है, वो फिक्स होती है, और उसे ही उसकी क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण किया जाता है वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजन शक्ति कहलाती है या संयोजकता होती है। अब बात करें ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान की, तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 8 और सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 14। यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14। अब आप लोगों को अगर परमाणु क्रमांक पता चल गया, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पता चल गई, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का भी पता चल जाएगा, और अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उसी के आधार पर हम इनकी संयोजकता का निर्धारण करेंगे। देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दोनों का देखेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो देखो K और L दोनों कक्षाओं में परमाणु क्रमांक कितना? 8 है भाई, तो 8 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2, 8 में से 2 गए तो अपने पास कितने बचे? 6 बचे हैं, इनको लिख दो यहाँ पे। सिलिकॉन SI सिलिकॉन की बात करें तो देखो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 बताया गया है। अब 14 परमाणु क्रमांक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 14 ही होंगे। तो बताइए आप लोग, पहली K कक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी L कक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, तीसरी M कक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, लेकिन अपने पास तो 2 और 8 जाने के बाद में 14 में से 10 गए तो 4 ही तो बचे, तो 4 को व्यवस्थित कर दिया। अब बात करते हैं इसमें जो इसकी संयोजन क्षमता है, संयोजन शक्ति है, संयोजकता है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे मैंने ये तो आप लोगों को अभी बताया है कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आधार पर ही हम इसका निर्धारण करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे ये भी तो आप लोगों को पता चलना चाहिए। देखिए इनको सारणी तो मैंने आप लोगों को समझा दी, अब आप यहाँ जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको देखिएगा। ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी अंतिम कक्षा जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 6 हैं, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करेगा। भाई अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब वो त्याग करेंगे या लेंगे ये डिपेंड करता है उनकी संख्या पर, क्योंकि जैसे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग करता है तो इसको अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो इसको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये वो कार्य करते हैं जिसमें एनर्जी कम खर्च करनी पड़े। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करेगा। चूंकि ऑक्सीजन की संयोजन शक्ति जो होती है वो क्या है? 2 हो गई, और इसीलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो क्या आ गई? 2 आ गई, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं।
2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं। अब 4 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर एक सूत्र होता है, उसके द्वारा हम संयोजकता ज्ञात करते हैं। भाई इसमें तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना जो अष्टक है वो पूर्ण कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो संयोजन क्षमता कितनी हो गई? 2 हो गई। अब यहाँ एक फॉर्मूला भी है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4 से अधिक तो उनके लिए संयोजकता ज्ञात करने का एक सूत्र है, संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 माइनस n, n क्या हो जाएगी यहाँ? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ लिख के अपन इस फॉर्मूले में आसानी से संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता हमें ज्ञात करनी है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 8 माइनस 6। ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 8 में से 6 को घटा दिया, 2 आंसर आ गया। तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या आ गई? 2 आ गई। चूंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसलिए यह 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। अब ये त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 8 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा? 4, यानी संयोजकता भी क्या आ जाएगी इसकी? 4 ही आ जाएगी, क्योंकि सिलिकॉन की संयोजन शक्ति जो है वो क्या है? 4 है। तो इस प्रकार हम किसी भी तत्व का अगर मान लीजिए हमें परमाणु क्रमांक पता हो या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो हम उसकी संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में प्रश्नों की संख्या अधिक है और अगर सारे प्रश्नों को मैं एक साथ लेता हूं तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आप लोगों की सुविधा को देखते हुए आज की क्लास में इन 7 प्रश्नों को अपन सॉल्व करते हैं। ये 7 प्रश्न आप लोगों को करने हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्नों को देख पाओगे। तब तक इन प्रश्नों को, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। देखिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। लाइक का बटन आप लोग जानते हैं, लाइक का बटन दबा के लाइक करिए और अपने दोस्तों को, सब दोस्तों को बता दीजिए और उनमें शेयर कर दीजिए कि 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी इस पे आ गए हैं। अब वीडियो को अंत तक देखोगे आप। अंत तक देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया गया है वो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है, बेनिफिशियल साबित हो रहा है, तो आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। इस चैनल के नाम के आगे सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर में, उस सब्सक्राइब के बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब चैनल को करते हो तो आप लोगों के लिए आगे एक घंटी का ऑप्शन आता है। घंटी पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। ऊपर ही ऊपर का जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको ऑल दिखाई देगा। आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले बटन पे दबाओ और ऑल पर क्लिक कर दो। ऑल पर क्लिक करने से होगा क्या कि जैसे ही मैं नेक्स्ट इसके जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं वो इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसकी सूचना किसके पास पहुंचेगी? आपके पास में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके पास में सूचना पहुंच जाएगी, जिसने नहीं कर रखा है उसके पास में सूचना नहीं पहुंचेगी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग अगर इस चैनल पर जो बचे प्रश्न हैं या और चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो सबसे पहले आप देखना चाहते हो तो आप लोगों को इतना सा काम तो करना ही पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके ऑल वाले पे क्लिक करना ही पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.